नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो 69 बीपीएससी के लिए भी तैयारी आप लोगों को बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच घटना चक्र पूर्वालोकन का साइंस में जीव विज्ञान का ये दूसरा क्लास लेकर। ठीक है, जितना भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोगों को हेल्प मिले तो दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये 51 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन दे चुकी हूँ, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं सहज प्रणाली की परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है? प्रणाली का स्वरूपोषी क्रिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इसको विस्तार समझ लेते हैं हम। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ठीक है, सहज प्रणाली क्या है? किसी का मुख्य भाग है, तो तंत्रिका प्रणाली का एक मुख्य भाग है। ये सहज प्रक्रियाओं के नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली को विकास को प्रणाली को स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार समझ लेते हैं। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण का एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब 53 नंबर क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अब आ रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण करता है। तो कैसे करता है? अब यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है कि इसका आंसर 3 हो जाए, ये 20 3 होगा। इसका आंसर डी होगा। जीनों के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, तीनों होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे विस्तार समझ लेते हैं। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों में से लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। ठीक है, अब आ रहा है 55 नंबर क्वेश्चन, डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया? तो किसने बनाया था? तो आर्थर कोनबर्ग ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आर्थर कोनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंत पात्र में बनाया। ठीक है, अब आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कि पॉकिंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पॉकिंस एक बीमारी है जिसके उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका हो जाएगा ए, आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको विस्तार समझ लेते हैं। पॉकिंस बीमारी के उपचार के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट आर्विड कार्लसन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर है और पार्किंस रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल गैंग्लियो में डोपामाइन उत्पन्न करने वाला तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर के कपकपी अकड़न तथा गति अक्षमता के कारण बनता है। उनके शोध से ज्ञात हुआ कि पॉकिंस रोग जो है वो मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए एक कारगर औषधि विकसित किया जा सकता है। ठीक है, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन सा दिन डायबिटीज दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। डायबिटीज मतलब मधुमेह बीमारी। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। ठीक है, अब आ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। तो कौन होता है? तो माइकोप्लाज्मा, जो अपना खुद का विकास और प्रजनन करने में मतलब कर लेता है खुद से। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा।
अब दे रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है विषाणु, बाकी लाइकेन, जीवाणु, शैवाल सब में होता है दोस्तों। इसको आइए विस्तार समझ लेते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है, ठीक है। यह अकोशीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से यह प्रोटीन आवरण में घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है। विषाणु पोषण कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकता है, न ही इसका द्विगुणन हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम अबहान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, किसके लिए? तो HIV एड्स के लिए कार्यरत है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आइए विस्तार समझते हैं इसको। भारत में HIV एड्स के रोकथाम हेतु बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल अबहान की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। मतलब एक मानव हृदय का मतलब दूसरे का हृदय तीसरे में लगा दे, किसी और का हृदय किसी और में लगा देना, ठीक है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक स्थापन किया, ठीक है। अब है जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूमन हुक ने किया था दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये इसको विस्तार समझ लेते हैं। एंटोनी वैन ल्यूवन हुक को सूक्ष्म जीव के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो क्या है? बैक्टीरिया है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्य जीवाणु द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब अरे कोणीय तत्व क्या है? तो कोणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक है। कोणीय तत्व क्या है? वायु प्रदूषक है। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं, ठीक है। कोणीय तत्व के कोणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल के सूक्ष्म बूंदों को एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कारकों में एक प्रमुख कारक होता है दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दे रहा है समवनी बेसकुलर पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा जाता है? पानी जो होता है वो नीचे से ऊपर किसके द्वारा जाता है? जाइलम द्वारा जाता है दोस्तों। और खाना मतलब सबके द्वारा किसके द्वारा पहुंचता है सारे तनों में? तो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक समान ऊतक द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर के सामान्य ताप कितना होता है? 36.9 सेल्सियस होता है, ठीक है। 9 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे दे रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में इसका मान 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है स्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, तो कौन सा होता है? ओ जो होता है वो सबको देता है, ठीक है। और ए बी जो होता है वो लेने वाला काम करता है, बहुत बेईमान है, वो खाली लेता है, स्वार्थी है, मतलबी है। लेकिन ओ जो है बहुत दानी है भाई, सबको देने वाला काम करता है।
तो उसको रक्तदाता मतलब सबको दाता मतलब सबको देने वाला दाता है, तो वो जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी जो है बहुत कंजूस है भाई, वो केवल ये भी केवल लेता है और देता होता नहीं है, ठीक है। वो सबसे ले लेगा, ये भी जो है सबसे ले ले, ए से लेगा, बी से लेगा और ओ से लेगा, ठीक है। ए बी से तो खैर लेबे करेगा, लेकिन देता किसी को नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब आ रहा है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी के बारे में आप लोगों को बताएं कि बहुत बेईमान है भाई, सबसे लेने का काम करता है, मतलब ही है भाई तू भी दे दे तू भी दे दे, लेकिन वो देने वाला काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वो जो है वो भाई सबको देता है। बी किसको देगा? तो बी केवल बी को देगा, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, बी केवल बी को देगा, ए केवल ए को देगा, और वो क्या करेगा, वो सबको देगा। ए भी सबसे ले सकता है लेकिन देगा वो किसी को नहीं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं इसको विस्तार समझ लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन, और सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसे पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अब आ रहा 17 नंबर क्वेश्चन। केसरूक रज्जू में से कितनी जोड़ियाँ तंत्रिकाएं निकलती है? कितनी जोड़ी? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये इसको विस्तार समझ लेते हैं। केसरूक की रज्जू में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अब आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार निकलता है? तो कितने दांत 2 बार निकलता है? तो सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। इसका 20 दांत जो होता है वो 2 बार निकलता है। अब 20 दोस्तों मतलब मानव से क्या बोलते हैं उसको, मतलब पूरे 32 को दांत होता है ना मनुष्य के दांत पे। तो एक बार क्या होता है ना कि वो क्या बोलते हैं 2 बार दांत, एक बचपन में दांत निकलता है और एक बड़े होने के बाद निकलता है। तो कुछ दांत ऐसा होता है ना जो हम लोग दूध के दांत बोलते हैं, बचपन में वो टूट जाता है और कुछ दांत बच जाते हैं। तो एक बार में क्या निकलता है, जब हम लोग छोटे होते हैं तो 20 दांत निकलता है। टूटने के बाद क्या होता है 20 दांत निकल जाता है, बाकी कुछ बाकी रहे तो वो नहीं निकलता है, ठीक है। और जब टूट जाता है तो सब भी फिर से दोबारा निकलता है, तब 20 दिया है, ठीक है। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। मतलब 12 दांत केवल 1 बार विकसित होगा और 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? कितनी अस्थियाँ होती है? तो 28 को अस्थियाँ होती है दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहे हैं एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियाँ होती है, जिसमें कपाल में 8 होती है, मुख में 14 होती है, कंठिका में 1 होती है और कान में 6 होता है। मतलब जब हम लोग स्माइल करते हैं तो हमारी कितनी अस्थियाँ हो जाती है मुख चेहरे पे, फेस पे? तो 14 होती है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? सॉरी, पैर की हड्डी क्या होती है? ठोस होती है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझते हैं। मानव के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, ठीक है। अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन। 20 वर्ष के आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कितना होती है? 208 होता है जब छोटे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है 2 को घट जाता है, ठीक है। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। जब बच्चा छोटा होता है, मतलब 3 या 4 साल का बच्चा होगा, उसमें 208 होगा, ठीक है। और जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो 2 को हड्डियाँ क्या हो जाएगा, हड्डियों की संख्या 1 में ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो घट जाएगा, 206 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 भाग में बटा हुआ है। हड्डी जो है 2 भाग में, अक्षीय कंकाल, उपांगीय कंकाल, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग नहीं होता? कौन सा है? तो
अशेषीय अंग जो होता है वो सी नहीं है, और सामने वाला चपटे दांत जो है वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसको विस्तार समझ लेते हैं। जीवधारियों में आकारिकीय और शारीरिक अध्ययनों में हमें अशेषीय अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज क्रियाशील अंगों के समझात दर्शाया जाता है। उदाहरण था अर्थात मनुष्य के बृहद आंत में उपस्थित कृमि रूप पटी शेषिका एवं आंख के निवेशक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दिया है जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने की क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। दे रहा है कि एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार के कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को प्रेरित करता है दोस्तों, ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो कौन सा है, तो विटामिन सी होता है, ठीक है। आइए विस्तार समझते हैं इसको। विटामिन सी का रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कर्विक अम्ल होता है, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि दूध किसका घटिया स्रोत है, तो किसका है, तो विटामिन का घटिया स्रोत है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसको विस्तार समझ लेते हैं। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है, ठीक है। अब है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या नाम है, स्कर्विक अम्ल है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। आइए इसको विस्तार नहीं दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रहा है इलूनिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है एलूनिन, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है एलूनिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ में पाया जाता है। अब यहाँ पे दिया है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ है, तो क्या कौन सा पदार्थ है, तो जल है, ठीक है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ कौन है, सेल मतलब कोशिका में पाए जाने वाले, तो क्या है, तो जल है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ये विस्तार समझते हैं। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसका मात्रा लगभग 80% तक होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है 82 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख पूर्व वर्ष हुआ। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल एवं जीवाणु थे कितना वर्ष पहले, तो बता रहे हैं पृथ्वी के जीव का उद्गम, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें से क्या है, आइए विस्तार समझते हैं। आधुनिक युग में स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजुआ का उद्भव प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पहले हो चुका था, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष माना जाता है, अरब पूर्व वर्ष माना जाता है, ठीक है। अब आ रहे हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, कहाँ पे होती है, तो अंडवाहिनी में होती है, ठीक है, अंडवाहिनी में होती है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार समझ लेते हैं। मानव में आंतरिक निषेचन होता है, मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक और स्त्री जनांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय और चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं, अतः सिर्फ एक शुक्राणु डिवाइनी नलिस में अंडाणु को निषेचित करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दिया है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, कौन सा है, तो
मैग्नान मनुष्य है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझते हैं। मैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा, पूरा तरह सीधा था। वह पछाड़ युग में रहता था, अस्थित औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं के खाल को सीलकर पहनने का योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था। गुफा के दीवारों पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया और ऐतिहासिक मानव है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दे रहा है कि विकास का मुख्य कारक क्या है, तो क्या है, तो प्रकृति मॉडर्न है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति का अभ्युदय को अनुवांशिक विविधताओं का अन्योदय, क्रियाओं एवं प्रकृति चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दे रहा है 86 नंबर क्वेश्चन। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इसको। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, यूलिज्म होगा। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। दे रहा है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटुयोलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए प्राप्त होता है। कार्बनिक पदार्थ के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल तथा खनिज उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों इसका आंसर बता चुके हैं। अब आ रहा है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसको विस्तार समझ लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला और ओबलांगेटा से प्रारंभ होकर केसरुक दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिका वर्ण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि विकास का कारण क्या है, तो क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको विस्तार समझते हैं। विकास का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति का अभ्युदय को अनुवांशिक विविधताओं का अन्योदय, क्रियाएं और प्रकृति चयन के आधार पर समझा जाता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन। कच्चे फलों का कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो क्या नाम है, तो इसका आंसर बी और डी दोनों हो जाएगा, एसिटिलीन और एथिलीन। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का भी प्रयोग करते हैं और एथिलीन का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बी और डी हो जाएगा। चलिए इसको विस्तार समझ लेते हैं। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। तथापि वर्तमान में एसिटिलीन द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह प्रकृति रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कि माँ पौधों के भांति पौधा मिलता है। इनमें से दोनों होगा, बीजों से और तना कांटों से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब दे रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, परासरण द्वारा ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ रहा है जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया जहाँ जीव रहता है उसे सटीक जगह क्या कहते हैं, तो आवास कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे दिया है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं, तो गंध से वो लोग पहचान जाते हैं अपने कॉलोनी के एक दूसरे सदस्य को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब दिया है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु, लोहा धातु होती है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 97 नंबर, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है, किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। ठीक है, अब आ रहा है एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, विषाणु से एड्स बीमारी होती है। ठीक है, अब दे रहा है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा रोग है, तो एड्स बीमारी जो है वो एचआईवी द्वारा होता है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ रहा है न्यूमोनिया एक संक्रमण है, तो कैसा है, किस में होता है, तो फेफड़े का है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। एक 101 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वरीयता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि, तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है दोस्तों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एस्प्रिन कहाँ से मिलती है, तो पेड़ से मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 104 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है पौधे तथा पेड़ों का खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, किसकी कमी से, कीट पक्षी पौधे मिट्टी में उगते हैं, तो नाइट्रोजन के कमी से उगते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है, तो पुष्प जो है वो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा क्या चीज करने में मदद करता है, तो दोस्तों इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ई हो जाएगा। आइए इसको विस्तार से समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने और भोजन पोषक तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे के पत्तियों और फूलों एवं फलों की सहारा देने के लिए पौधे का आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, 109 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित कोशिका है, तो क्या है, तो सिकोया है सबसे लंबा जीवित दोस्तों, सबसे लंबा जीवित वृक्ष मतलब पेड़, सबसे लंबा जीवित वृक्ष या पेड़ कौन सा है, तो सिकोया है। ठीक है, कभी कभी बात लड़खड़ा जाती है बोलते बोलते। ठीक है, इसके लिए सॉरी। इसका दोस्तों आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अरे एस्प्रिन क्या है, तो क्या है, एंटीपायरेटिक है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अब 111 नंबर क्वेश्चन, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, किस में होता है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा।
उसके बाद आ रहा है तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, तो गन्ना का। तना काट कर और फिर से उसको बोने का काम किया जाता है, ठीक है। अब संसार का सबसे बड़ा पुष्प तो क्या है, रेफोलेसिया है। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, किसके लिए सम्मानित किया गया, अरविंद खुराना को, तो जीन के संश्लेषण के लिए उसे सम्मानित किया गया। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है डॉक्टर द्वारा एस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस है, कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आकोटियोसिस है, क्या है, तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब डॉल्फिन वर्गीकृत पाए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो किस में हो जाएगा, तो अस्तनी में हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरती है, इनकी पहचान करें, कौन सा रोग से प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय लोग मरते हैं, कौन सा रोग से, तो 6 ऐसा रोग है जिससे हर वर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं इस बीमारी से। दोस्तों यहाँ पे दिया है रात के समय ये सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे ना सोए, क्यों सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, मतलब हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के टाइम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पेड़ क्या करता है कि रात को ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है। और दिन में क्या करता है, दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वैसे ही रात को उल्टा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। इसीलिए हमें पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है निम्न में सबसे मीठी चीनी क्या है, तो फैक्टोज है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है संक्रामक में सबसे मीठी है, क्या है, तो फैक्टोज है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे दे रहे करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा है, तो पीछे का भाग है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। अब ये दे रहा है मटर पौधा है, तो क्या है, साग है, साग, ठीक है। और इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये दे रहे फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो प्रोटीन होते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दे रहे हैं थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, TSH है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण होती है, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है वो खराब होता है किसकी कमी से, तो आयोडीन नमक की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी होती है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे दिया है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता है, तो द्वितीय उपभोक्ता हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है कि मानव जो है सर्वाहारी है और मांसाहारी जो है वो द्वितीयक में आता है और शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है और प्राथमिक उत्पादक पौधे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा हाँ ये हमारा घटना चक्र पूर्वालोकन का जीव विज्ञान का क्लास। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास आप लोग कैसा लगता है। और आप लोगों का हेल्प मिले तो दूसरे तक भी लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी मदद मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।